अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ दिन इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। अगर हमने स्पेस में ट्रैवल करना है, कायनात को देखना है, तो हमें 6 क्लॉक्स की ज़रूरत है। इन क्लॉक्स में कैसी खूबियाँ होनी चाहिए, मैंने यहाँ पर 4 खूबियाँ लिखी हैं एक आइडियल क्लॉक में जो स्पेस में ट्रैवल कर सकें। उसका बिहेवियर हर जगह पर एक जैसा होना चाहिए। कायनात में किसी जगह भी उसको ले जाएं, उसका बिहेवियर एक जैसा होना चाहिए। उसे टाइम का स्मॉलेस्ट, छोटे से छोटा यूनिट मेजर करना चाहिए। वो वक्त के साथ साथ स्लो ना हो और उसे ऑटोमेटिक होना चाहिए। हम जब कायनात की तरफ देखते हैं तो हमें पीरियोडिक मोशन जगह जगह मिलते हैं। सूरज का पीरियोडिक मोशन, ज़मीन का उसके गिर्द पीरियोडिक मोशन, ज़मीन का अपने गिर्द पीरियोडिक मोशन और चांद का ज़मीन के गिर्द पीरियोडिक मोशन। इन पीरियोडिक मोशन को देखते हुए हमने वक्त का अंदाज़ा लगाना शुरू कर दिया। मैं आपको लेके चलता हूँ कदीम मिस्रियों के पास, जो कि रिपीटेड एक्टिविटीज़ को देखते थे, पीरियोडिक मोशन को देखते थे। और हम ये जानते हैं कि जब भी एक काम बार बार होता है उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। मिस्रियों ने ये देखना शुरू किया कि सूरज रोज़ तलू होता है तो हमारे साए लंबे होते हैं। जब वो आसमान में बीच पर पहुंचता है दोपहर में तो हमारे साए छोटे होते हैं और शाम को फिर हमारे साए लंबे होने शुरू हो जाते हैं। इसकी बेसिस पर उन्होंने एक क्लॉक बनाया जिसे सनडायल कहा जाता है, आज से 5500 साल पहले। जैसे जैसे सूरज तलू होकर आसमान में सफ़र करता है उसका साया हमें वक्त बताता है। उन्होंने इसे लेबल किया और वक्त का पहला पैमाना बनाया। लेकिन ये क्लॉक रात को कैसे काम करेगा, ये क्लॉक बादलों में कैसे काम करेगा? मिस्रियों ने एक और क्लॉक बना लिया। इसे वाटर क्लॉक कहा जाता है। एक बर्तन है, उसमें पानी भर देते हैं और फिर उसे स्केल कर देते हैं। लेकिन जो जो पानी का लेवल नीचे आता है, पानी का फ्लो भी कम होता जाता है। इसलिए ये एक लीनियर क्लॉक नहीं था। सो हमें इससे भी बेहतर क्लॉक चाहिए। लेकिन कई मरतबा लोग सवाल पूछते हैं कि 1 घंटे में 60 मिनट कैसे आए। मैं आपको लेके चलता हूँ बेबीलोनियन सिविलाइजेशन की तरफ, जो कि 1894 BC में मौजूद थी। आज हम नंबरिंग के लिए डेसिमल सिस्टम यूज़ करते हैं। हम अपनी 10 उंगलियों का इस्तेमाल करते हैं चीज़ों को काउंट करने के लिए, इसलिए हमने डेसिमल सिस्टम बनाया। लेकिन बेबीलोनियंस ऐसे नहीं करते थे। वो अपनी सिर्फ 4 फिंगर्स, लेफ्ट साइड पर जो ग्रीन कलर की दिखा रहा हूँ, 4 फिंगर्स को इस्तेमाल करते थे काउंटिंग करने के लिए, उनके जॉइंट्स को। तो एक फिंगर में 3 जॉइंट्स होते हैं, तो आपको 3 नंबर्स नज़र आ रहे हैं। जो अंगूठा है जिस पर पेंट नहीं हुआ उससे तस्बीह की तरह काउंट करते थे। तो अंगूठे से काउंट करते थे और फिंगर्स के ऊपर अंगूठा रख के 1 2 3 4 5, तो एक हाथ से वो 12 तक काउंट कर सकते थे। जब वो एक हाथ से 12 तक काउंट कर लेते तो अगले हाथ की एक उंगली बंद कर लेते, फिर दोबारा काउंटिंग शुरू कर देते हैं, फिर अगले हाथ की दूसरी उंगली बंद कर लेते हैं। तो इस तरीके से 60 तक काउंट कर सकते थे अपने दोनों हाथों की मदद लेके। 60 उन्हें बहुत पसंद नंबर था क्योंकि ये 30 से भी डिविजिबल था, 20 से भी था, 15 से भी था, 12 से भी था, 6 से भी था, 10 से भी था। तो इसलिए उन्होंने 1 घंटे में 60 यूनिट्स रखे। चाइनीज़ ने भी हमें क्लॉक दिए जिन्हें कैंडल क्लॉक कहा जाता है। मोमबत्ती के जलने की टाइमिंग को नोट किया जाता है। मोमबत्ती ऐसी बनाई जाती थी जो 30 मिनट में जले, 20 मिनट में जले, और फिर उसमें अलार्म लगाने के लिए मेखें लगा दी जाती थी। तो जब 10 मिनट में मोमबत्ती नीचे आती थी तो वो मेख गिरती थी और हमें पता चल जाता था। लेकिन बार बार मोमबत्तियाँ लगाए कौन? पर्शियन ने भी एक वाटर क्लॉक बनाया। मैं आपको एक देचकी में दिखा रहा हूँ, एक बाउल पड़ा हुआ है जिसके पेंदे में सुराख है। आहिस्ता आहिस्ता पानी इसके अंदर भरेगा और ये पूरा बाउल इस देचकी में डूब जाएगा। सपोज 1 घंटे में डूबेगा तो हमें पता चल जाएगा। हम एक पत्थर रख लेंगे, 1 घंटा हो गया और इसे दोबारा खाली करके देचकी में रख देंगे। दोबारा ये भरेगा पूरा का पूरा तो हम दूसरा पत्थर रखेंगे और कहेंगे कि 2 घंटे हो गए हैं। इस तरीके से एक मैनुअल क्लॉक बनाया गया। इस क्लॉक को ऑटोमेटिक करने के लिए अरब्स ने मदद की। उन्होंने एक एलिफेंट क्लॉक बनाया जिसके पेट में यही देचकी मौजूद थी। लेकिन अब मैकेनिज्म ऐसा बनाया गया कि जब इसका बाउल इसके अंदर जाता था तो वो खुद ब खुद उसे बाहर निकाल लेता था। एक सिस्टम ऐसा था, मैकेनिकल सिस्टम था, जो उसे रीसेट कर देता था। अगर आप इस एलिफेंट के ऊपर देखें, सबसे ऊपर, तो आपको सनडायल नज़र आएगा जो कि घंटों की मेजरमेंट देता था। और पिछली साइड पर एक साहब अंदर बैठे हुए हैं जिनके हाथ में नीचे की तरफ एक स्टिक है। वो घूमते थे और हमें मिनट्स की मेजरमेंट देते थे। लेकिन फिर गैलीलियो आए और उन्होंने हमें पेंडुलम क्लॉक दिया जो कि एक मैकेनिकल क्लॉक था। पेंडुलम का एक साइकिल 1 सेकंड के बराबर था। हम छोटे यूनिट्स की तरफ आ रहे थे, लेकिन मैकेनिकल क्लॉक के अपने डिफेक्ट्स होते हैं। ग्रेविटेशनल पुल पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होता है, तो इस
क्लॉक को आप स्पेस में ले जाकर इससे काम नहीं ले सकते। इसी तरीके से मैन्युफैक्चरिंग एरर आते थे, पेंडुलम कभी भारी बन जाता था, कभी पतला हो जाता था। टेम्परेचर की वजह से पेंडुलम की मेटल कभी एक्सपेंड कर जाती थी और कभी कॉन्ट्रैक्ट हो जाती थी। तो इसलिए इस रेपिटेशन क्लॉक ने हमें टाइम में तो छोटे यूनिट्स दिए हैं, लेकिन इसे स्पेस में इस्तेमाल नहीं किया जाता था। हमारे पास वाइंडिंग क्लॉक्स आए जहां चाबी देनी पड़ती थी और पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करनी पड़ती थी इसके स्प्रिंग में, और आहिस्ता आहिस्ता ये पोटेंशियल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती थी, क्लॉक चलता था और फिर दोबारा हमें चाबी देनी पड़ती थी ताकि स्प्रिंग में दोबारा पोटेंशियल एनर्जी स्टोर कर सकें। लेकिन अब हम आहिस्ता आहिस्ता आते हैं उन क्लॉक्स की तरफ जिनको हम स्पेस में यूज़ कर सकते हैं। इन क्लॉक्स में सबसे अहम है क्रिस्टल क्वार्ट्ज क्लॉक। ये एक ऐसा क्रिस्टल है जिसकी एक यूनिक प्रॉपर्टी है जिसे पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहा जाता है। इसे अगर आप प्रेशराइज करें, स्ट्रेस दें, तो ये वोल्टेज प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है। मसलन आप लाइटर की एग्जांपल ले लें। लाइटर पर जब आप जोर डालते हैं तो वहाँ पर स्पार्क मिलता है और आग लगती है। उसके अंदर एक क्वार्ट्ज क्रिस्टल मौजूद होता है। लेकिन अगर आप रिवर्स पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करें, यानी आप इसको वोल्टेज दें, तो ये वाइब्रेट करना शुरू कर देगा, पीरियोडिक मोशन देना शुरू कर देगा। और कितनी मरतबा वाइब्रेट करेगा? 32,768 टाइम्स वाइब्रेट करेगा एक सेकंड में। तो आप एक सेकंड का 1000वां हिस्सा भी मेजर कर सकते हैं। 90,000 सालों में सिर्फ एक सेकंड ये डिजिटल क्लॉक्स इसकी बेसिस पर बने। लेकिन ये क्लॉक जब स्पेस में लेकर गए हम और जीपीएस में लगाया तो हमें पता चला कि जीपीएस में जहाँ 3 सैटेलाइट्स मिलकर हमें हमारी लोकेशन दे रही होती हैं, वहाँ 1 माइक्रोसेकंड का डिले 300 मीटर का एरर देता है ज़मीन पर। ये तो बहुत ज़्यादा एरर है। जब इसे यूज़ किया गया तो इसने 6 हफ्तों के बाद 1 मिली सेकेंड का एरर दिया और उसकी वजह से ज़मीन पर 300 किलोमीटर का एरर आया किसी बंदे की जगह लोकेट करने पर। 300 किलोमीटर का एरर बहुत ज़्यादा एरर था, नाकाबिले कबूल था। और उसके साथ साथ हमें यह भी पता चला कि वक्त के साथ स्लो होता है, ये शॉक पर डिपेंडेंट होता है। अगर शॉक लगे तो क्रिस्टल डैमेज हो सकता है और टेम्परेचर वेरिएशन के अगेंस्ट भी इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नहीं थी। तो इसको काबू करने की ज़रूरत थी और वो आइडिया आया हमें ऊँटों की रेस से। साइंसदानों को ये आइडिया ऊँटों की रेस से नहीं आया, लेकिन मुझे आपको समझाने के लिए इस रेस का एग्जाम्पल देना पड़ रहा है। आप अज्यूम करें कि आप एक ऊँट रेस देख रहे हैं जिसमें ऊँट क्रिस्टल है, क्वार्ट्ज क्रिस्टल है, जो कि वाइब्रेट कर रहा है यानी भाग रहा है, लेकिन वक्त के साथ साथ ये स्लो होने की कोशिश करता है। तो इसके ऊपर एक जॉकी बिठा दिया गया है जो कि एक एटम है सीजियम का, और उसके हाथ में एक छड़ी है जो कि एक इलेक्ट्रिक पल्स है। तो जैसे ही क्रिस्टल स्लो होने की कोशिश करता है तो एटम जो ऊपर बैठा हुआ है सीजियम का, वो उसे एक इलेक्ट्रिक शॉक देता है और उसके साथ ही उसकी रफ्तार दोबारा बराबर हो जाती है। लेकिन यहाँ पर यह बात कहने की ज़रूरत है कि ये एटम बहुत ज़्यादा तेज़ होना चाहिए, वो पहले से ही प्रेडिक्ट कर ले कि ये ऊँट या ये क्रिस्टल स्लो होने जा रहा है। इसलिए हम सीजियम एटम का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये एटम हमें कायनात में हर जगह मिलते हैं और ये एटम एक सेकंड में 9 बिलियन से ज़्यादा मरतबा वाइब्रेट करते हैं। तो अब हमारे पास जो जदीद डेफिनेशन है सेकंड की, वो सीजियम के एटम की वाइब्रेशन या रेजोनेंस पर बेस्ड है। तो हम एक सेकंड का बिलियंथ टाइम यूनिट भी मेयर कर सकते हैं, ऐसा इवेंट भी मेयर कर सकते हैं जो एक सेकंड के बहुत छोटे हिस्से में हुआ। ये ऐसा क्लॉक है जो कि एक सेकंड लूज करेगा 1 करोड़ साल के बाद, 10 मिलियन सालों के बाद, यानी 1 करोड़ सालों के बाद 1 सेकंड पीछे रहेगा। इसका प्रिंसिपल मैं आपको इस तस्वीर से दिखा रहा हूँ, जहाँ आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक जॉकी है, हमारे पास एक क्रिस्टल है जिसको ऊँट से जाहिर किया गया और एक स्टिक है। तो सबसे पहले क्रिस्टल की तरफ जाते हैं जो कि वाइब्रेट कर रहा है, और जिस फ्रीक्वेंसी से वो वाइब्रेट कर रहा है उसी फ्रीक्वेंसी से हम रेडियो वेव या माइक्रोवेव, दोनों लिखी हुई है मुख्तलिफ जगह पर, वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। वो वेव नीचे की तरफ आती है, सोर्स सीजियम एटम दे रही है, और सीजियम एटम जैसे ही इस रेडिएशन से एनर्जी लेते हैं तो एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं, यानी कि गुलाबी हो जाते हैं। आगे हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेट्स लगे हुए हैं जो कि इनको एक डिटेक्टर की तरफ भेज देते हैं। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता ऊँट स्लो हो रहा है, क्रिस्टल वाइब्रेशंस कम कर रहा है, तो आपके पास माइक्रोवेव की फ्रीक्वेंसी भी कम होना शुरू हो जाएगी, और अब इसके पास इतनी एनर्जी नहीं होगी कि इस सीजियम को एक्साइट कर सके। तो ग्रीन कलर के सीजियम आगे जाना शुरू हो जाएंगे और उनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम प्रॉपर डिटेक्टर के पास नहीं भेज सकेगा, डिफ्लेक्ट नहीं कर सकेगा।
तो जब डिटेक्टर ये देखेगा कि मेरे पास सीजियम एटम एक्साइटेड नहीं आ रहे, तो वो छड़ी का इस्तेमाल करेगा। वो एक फीडबैक के ज़रिए इलेक्ट्रिक पल्स देगा, एक शॉक देगा इस क्रिस्टल को, और ये क्रिस्टल दोबारा फ़ौरन काम करना शुरू कर देगा। और नीचे हमारे पास क्लॉक की स्क्रीन है। तो इस मैकेनिज़्म को अगर आप समझ गए तो आगे आने वाले जितने भी जदीद क्लॉक है वो इसी मैकेनिज़्म पर काम करेंगे। फ़र्क सिर्फ इतना होगा कि जहाँ पर हमने रेडियो वेव या माइक्रोवेव यूज़, वहाँ पर लेज़र यूज़ हो सकती है और सीजियम की जगह कुछ और एटम्स यूज़ हो सकते हैं। डीप स्पेस के लिए ये बेहतरीन चॉइस थी और हमने डीप स्पेस में इसे यूज़ करना शुरू कर दिया। इसका फ़ायदा ये भी था कि सीजियम हमें यूनिवर्स में हर जगह मिलता है, तो इसलिए ये क्लॉक यूनिवर्स में हर जगह पर इस्तेमाल हो सकता था। इसे स्पेस में नेविगेशन के लिए यूज़ कर सकते थे, क्योंकि जब भी हम स्पेस में नेविगेशन के लिए क्लॉक्स का इस्तेमाल करते हैं तो हम क्लॉक से एक पल्स देते हैं जो कि दूर गए स्पेस क्राफ्ट तक पहुंचती है और वहां से रिटर्न होती है और वापस हम तक आती है। उसके डिले से कितना टाइम उसने जाने और आने में लिया, उससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, मीटर्स तक कैलकुलेट कर सकते हैं कि उस स्पेस क्राफ्ट की स्पेस में लोकेशन क्या है। लेकिन ऐसे क्लॉक्स में हम रोबेडियम भी यूज़ कर सकते हैं, हम हाइड्रोजन मेजर्स भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि लेजर्स भी यूज़ कर सकते हैं, हम मरकरी और यूटेरियम भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत से ऐसे एटम्स हैं जिनका इस्तेमाल किया जा सकता है। मैं आपको एक और क्लॉक की तरफ लेके आ रहा हूँ जो कि मरकरी आयन बेस्ड एटॉमिक क्लॉक है। ये क्लॉक इस वक्त बहुत ही ज़्यादा यूज़ हो रहा है स्पेस में, क्योंकि ये बहुत छोटा 6 सेंटीमीटर साइज़ का क्लॉक है। इस वक्त यहाँ पर मेरे पास जो डेटा है वो 50 टाइम्स है, लेकिन जो जदीद रिसर्च मैंने पढ़ी है, इन आयन्स को अगर यूज़ किया जाए, मरकरी आयन्स को यूज़ किया जाए लेज़र के साथ, तो ये 1000 टाइम्स ज़्यादा फास्ट होगा एक सीजियम एटॉमिक क्लॉक से। इस क्लॉक को अगर यूज़ किया जाए तो 15 बिलियन सालों के बाद ये 1 सेकेंड लूज़ करेगा। और इस क्लॉक ने जो सबसे अहम काम किया वो टू वे सिंक्रोनाइजेशन ख़त्म कर दी, जिसका कॉन्सेप्ट मैं आपको आगे देने जा रहा हूँ। जब भी हमने कोई कम्युनिकेशन करनी होती है तो हमें स्पेस में मौजूद क्लॉक को सिंक्रोनाइज करना होता है ज़मीन के क्लॉक से। ज़मीन पर मास्टर क्लॉक होता है, स्पेस में स्लेव क्लॉक होता है, और ज़मीन से हम टाइम भेजते हैं उस क्लॉक को कि कहीं वो पीछे तो नहीं रह गया, और वो अपने आप को ठीक करता है, एरर रिमूव करता है और वापस वो सिग्नल हमें भेज देता है। तो टू वे कम्युनिकेशन होती है। लेकिन अगर मुझे ये पता हो कि मैंने मार्स में कम्युनिकेट करना है, तो मार्स तक सिंक्रोनाइजेशन करने के लिए 24 मिनट जाने के लिए और 24 मिनट आने के लिए, तो एक सैटेलाइट एंगेज हो जाती है कि उसने मार्स तक कम्युनिकेट करना है, तो सबसे पहले वो अपने क्लॉक्स को सिंक्रोनाइज करें। लेकिन अगर हमारे पास एक ऐसा क्लॉक है जो हमें पता है कि बिल्कुल एक्यूरेट है, उसको सिंक्रोनाइज करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो हमारे लिए बहुत आसान है, क्योंकि अब हम मल्टीपल स्ट्रीम्स का मल्टीपल फ़ायदा उठा सकते हैं। मैं आपको राइट साइड पर जो इमेज दिखा रहा हूँ, यहाँ पर हम DSEC, जो कि मैंने आपको, DSEC का मतलब है डीप स्पेस एटॉमिक क्लॉक, जिसमें अभी हमने मरकरी क्लॉक को पढ़ा है। तो हमें जब पता है कि ये क्लॉक बहुत ज़्यादा फाइन क्लॉक हैं और टाइम लैग नहीं होगा, तो हम इन्हें सिंक्रोनाइज नहीं करते, हम इंतज़ार नहीं करते कि इन तक सिग्नल भेजें और ये वापस करें और हम देखें कि इन्होंने अपना टाइम दुरुस्त किया है कि नहीं। हम सीधी ट्रांसमिशन शुरू कर देते हैं, हमें पता है ये सिंक्रोनाइज्ड है, हम सीधी ट्रांसमिशन शुरू कर देते हैं, और उसका फ़ायदा ये होता है कि एक एंटीना से हम मल्टीपल स्ट्रीम्स लेकर जा सकते हैं। हमने अभी तक माइक्रोवेव एटॉमिक क्लॉक्स पढ़े, लेकिन अब हम आ रहे हैं ऑप्टिकल क्लॉक्स की तरफ, क्योंकि अगर आप ऑप्टिकल फ्रीक्वेंसी देखें तो वो ज़्यादा है माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी से। इसका मतलब ये है कि अब हमारे पास नंबर ऑफ साइकिल्स ज़्यादा होंगे, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, और हम टाइम का छोटे से छोटा यूनिट मेयर कर सकेंगे। यहाँ हम सीजियम की बजाय एक और एटम स्ट्रोंटियम का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि इसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए ये ज़्यादा स्टेबल होता है, लेकिन बहुत तेज़ होता है, इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। तो सबसे पहले इसको स्लो डाउन करना पड़ता है, और इसको स्लो डाउन करने के लिए हम इसको ठंडा करते हैं। इसे ठंडा करते हैं, बाकी सारा का सारा फंक्शन वही है। अब हम माइक्रोवेव की जगह इस्तेमाल करेंगे लेज़र्स, और सीजियम की जगह स्ट्रोंटियम यूज़ करेंगे। स्ट्रोंटियम को पहले बहुत ज़्यादा लैब में ठंडा किया जाता है ताकि उसकी स्पीड स्लो हो और वो हमें प्रॉपर टाइम बता सके। ये क्लॉक बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं लैब्स में, अभी टेस्टिंग बेसिस पर हैं, और फ्यूचर में इन्हें स्पेस में यूज़ किया जाएगा। लेकिन इनकी रेजोल्यूशन बहुत ज़बरदस्त है। अगर इन क्लॉक को हम GPS में यूज़ करें तो सेंटीमीटर्स में हमें ये हमारी लोकेशन दे सकते हैं।
और इसका फ़ायदा होने जा रहा है ऑटोनोमस कार्स में। जब एक कार दूसरी कार को क्रॉस करेगी, लेन बदलेगी, तो वहाँ पर उसे सेंटीमीटर्स में इंफॉर्मेशन चाहिए होगी, जो कि ऑप्टिकल क्लॉक्स देने जा रहे हैं। ये क्लॉक अगेन मैं आपको बता दूं कि 15 बिलियन साल तक अगर यूज़ होते रहें तो सिर्फ सेकंड्स में डिले आएगा। ऑप्टिकल क्लॉक्स अभी भी लैब्स में यूज़ हो रहे हैं और इन्हें रियल टाइम एप्लीकेशंस में इस्तेमाल करने में अभी हमें कुछ वक्त लगेगा। इनके ज़रिए हम अपनी कायनात के फंडामेंटल कांस्टेंट्स को मेजर करने जा रहे हैं। ऑप्टिकल क्लॉक्स को ग्रेविटेशनल वेव्स की मेजरमेंट के लिए भी यूज़ किया जाएगा। इन्हें स्पेस में भेजा जाएगा जहां ये ग्रेविटेशनल वेव्स की मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल होंगे। ऑप्टिकल क्लॉक्स को सन में भी इस्तेमाल किया जाता है, जहां पर मुख्तलिफ किस्म के सब एटॉमिक पार्टिकल्स को आपस में टकराया जाता है और फिर उनको स्टडी किया जाता है। तो वहां पर भी हमें सेकंड के बहुत छोटे से हिस्से में इवेंट्स को डिटेक्ट करना होता है, मेजर करना होता है। वहां पर भी ऑप्टिकल क्लॉक्स यूज़ होते हैं। और आखिर में मैं आपको बता दूं कि डार्क मैटर को डिटेक्ट करने के लिए भी ऑप्टिकल क्लॉक्स का इस्तेमाल किया जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस इल्म को दूसरों तक पहुंचा दीजिए।